गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में। किस चैप्टर के बारे में? डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टरों में से एक होता है, बट इसको टीचर टफ बना देते हैं और बच्चे खुद अपने आप उसको टफ बना देते हैं। अगर आप एक एक स्टेप से चलते हुए चलेंगे तो ये चैप्टर अच्छा चैप्टरों में से एक है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पहले की कोई चीज़ आना ज़रूरी नहीं है। पहले की कोई चीज़ आना ज़रूरी नहीं है। अगर चीज़ें आती हैं, आपको पता है अकाउंट्स के बारे में, तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज कुछ भी ना आता हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी पढ़ा सकते हैं, अगर दो तीन चीज़ों के मतलब बता दिए जाएँ। राइट डाउन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है वो जानते हैं बेटा पहले। कि जब कोई हम सामान खरीदते हैं, वो सामान आपके लिए फिक्स्ड असेट होना चाहिए। कौन सा असेट होना चाहिए? अगर आप अकाउंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं पता होगा फिक्स असेट क्या होते हैं। मैं आपको बता दूं कि फिक्स असेट क्या होते हैं। जैसे कि अगर आपके बिजनेस में कोई मशीन हो, कोई मोटर कार हो, या फिर कोई आपके पास वैन हो, या फिर फर्नीचर हो, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं आपकी फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट का मतलब होता है जो साल दर साल इस्तेमाल करते हैं। जब हम इन मशीन्स को इस्तेमाल करते हैं तो अगली साल अगर हम इसको बेचना चाहेंगे तो इनकी वैल्यू कम में बिकेगी, ज़्यादा में तो नहीं बिकेगी। और वो वैल्यू कम में क्यों बिकती है? क्योंकि वो उसको हमने चलाया हुआ होता है, पुरानी हो गई होती है, या उसमें कोई टूट फूट हो गई होती है, इसीलिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और जो वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? और डेप्रिसिएशन को निकालने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो हम सीखेंगे यहाँ पर। हम आज डेप्रिसिएशन के बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो पेपर्स में आता है, एंड देन कल से न्यूमेरिकल्स को चालू करेंगे। राइट डाउन डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। वियर एंड टियर of any fixed asset is known as depreciation. आपके स्कूल्स में ये नहीं पढ़ाते हैं, पर ये पढ़ना ज़रूरी रहता है, आपको ध्यान रखें। अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, और भी अलग अलग नाम होते हैं डेप्रिसिएशन के, और भी अलग अलग नाम होते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, पर वो नाम आप किस असेट के ऊपर लगा रहे हो उससे डिपेंड करता है। जैसे कि फिक्स्ड असेट के ऊपर लगा रहे हो तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और एक और बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इस नाम से भी जाना जाता है। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज पे लगा रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कोल वोल को जो माइन करते हैं उस पे लगा रहे हो, नेचुरल रिसोर्स पे जब लगाते हो तो उसको बोलते हैं डिप्लीशन। बोलते हैं ना डिप्लीट हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स आर गेटिंग डिप्लीट। और अगर आप टेक्नोलॉजी पे लगा रहे हो, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, वो भी डेप्रिशिएट हो गई, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट। और अगर आप इंटेंजिबल असेट पे लगा रहे हो, किस पे? इंटेंजिबल असेट मतलब गुडविल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला। जैसे गुडविल, पेटेंट, इन पे लगा रहे हो तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। गुडविल डन। आर यू विद मी? आगे बढ़ते हैं हम बेटा। डेप्रिसिएशन लगाते क्यों हैं? वाई डेप्रिसिएशन लगाते क्यों हैं? जैसे डेफिनेशन बोलिए उसी में है, क्योंकि हमने इसको यूज़ करा है, यूजेज की वजह से। किसकी वजह से? दूसरा टाइम की वजह से बेटा, पुराना हो गया। चाहे आपका कोई चीज़ पुरानी हो गई पर वो सही हो तो भी उसको क्या तुम नए दाम में खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना।
खरीदना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। थोड़ा सा समझते हैं। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पढ़ने से पहले पढ़ेंगे ओरिजिनल कॉस्ट के बारे में। ओरिजिनल कॉस्ट के बारे में, व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट होती है किसी भी मशीन या किसी भी असेट को खरीदने में जो पहली बार पैसा खर्च होता है उसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। द अमाउंट spent on the purchase of fixed asset which include transportation, installation and accessory cost। एसेसरी कॉस्ट, बेटा इसका मतलब समझते हैं। मैंने एक कार खरीदी जिसकी कीमत थी 10 लाख रुपए की, और वो कार इतनी शानदार कार थी कि वो यहाँ पे नहीं मिली, मुझे क्या कहते हैं दुबई से मंगानी पड़ी। उस दुबई से मंगाने के लिए यहाँ से दुबई का जो टैक्स था वो दिया मैंने, प्लस दुबई से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा दिया होगा मैंने। तो 10 लाख रुपए की कार थी, 1 लाख रुपए का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कोई टैक्स हो गया जो भी हमने गवर्नमेंट को दिया होगा, और आने के बाद उस पर मैंने 50-60 हज़ार रुपये उसकी सुंदरता पे और लगा दी, यानी एसेसरी पे लगा दी। कितने रुपए लगा दिए? 1 लाख ही मान लो। कीमत कितनी थी कार की? पर अब उसकी कीमत कितनी बोली जाएगी? 13 लाख। अगर ये चीज़ें ना होती तो उस कार की कीमत कितनी होती? ओरिजिनल कॉस्ट होती है। क्या होती? अभी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? वैसे कितनी थी? तो अमाउंट जो स्पेंड करते हैं किसी भी चीज़ को चालू करने तक के लिए उसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिनल कॉस्ट। उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपका? ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, एसेसरी, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, मैंने यहाँ पे लिखवाया नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे 13 लाख है, पर अगर 3 लाख ना होते तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होती? 10 लाख। समझ में आ गई ये वाली बात? ओरिजिनल कॉस्ट समझ में आ गया आपको? पक्का? चलो दूसरा लिखते हैं बुक वैल्यू के बारे में। व्हाट इज बुक वैल्यू बेटा? व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक की वैल्यू टी.एस. ग्रेवाल की, जो आप नहीं खरीद पा रहे, महंगी है। व्हाट इज बुक वैल्यू? खुद की वैल्यू। वेरी गुड। आज उसकी कीमत आपकी नज़र में कितनी है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको हम? बुक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये मैंने 13 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, 4 साल बाद इसकी कीमत आपकी नज़र में कितनी है? अगर आपकी एक्स होगी तो बिल्कुल नहीं, प्रेजेंट है तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है, ठीक है ना? कितनी होगी बेटा? 8 लाख मानी। तो ये आपकी क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट, और ये आपकी क्या है? पर ये 13 लाख से 8 लाख, ये 8 लाख आप ऐसे मुंह उठा के नहीं बोल दोगे 8 लाख है। ये 8 लाख कैसे आया होगा? इसकी एक कोई फॉर्मूला होगा तभी 8 लाख आया होगा। उसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालना। हमने अंदाजन बता दें, अंदाजा नहीं चलता अकाउंट्स में, आपको एक्चुअल पता होना चाहिए। 4 लाख कम हुए तो कैसे कम हुए, तो उसके लिए फॉर्मूला होते हैं, वो फॉर्मूला हम बाद में पढ़ेंगे। बट अभी हम इतना जान जाते हैं कि बुक वैल्यू क्या होती है? द करेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। और ये करंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो,
तो क्या निकल के आता है? बुक वैल्यू। समझ में आ गया? और ये फॉर्मूले लिखते हुए चलना बेटा, बार बार मैं रिपीटिव नहीं कराऊंगा। ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो क्या निकल के आता है? बुक वैल्यू, आपकी बुक की वैल्यू, यानी आपके असेट की वैल्यू। नाउ वी मूव फर्दर एंड मैं एक छोटी सी एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत छोटा सा, कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको बताना है, ठीक है ना? आपको बताना है। कोई 100 रुपये की चीज़ थी, आपकी नज़र में उसकी कीमत 70 रुपये की है, आपने उसको 60 रुपये में बेच दिया। 3 वैल्यू दी हैं, कौन कौन सी वैल्यू मुझे बता सकते हो? वेरी गुड। और डेप्रिसिएशन नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बस एक छोटी सी क्वेरी है, इस केस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है या लॉस? कितने रुपए का? मेरे पास एक जवाब आ चुका है, 10 रुपये का लॉस। और कोई आंसर दे सकता है? गलत भी हो सकता है वो। 40 रुपये का लॉस। और कोई है इसके अलावा? 100 रुपये की चीज़ आपने कितने में बेच दी? तो लॉस कितने का होगा? 10 रुपये का, क्योंकि आज उसकी कीमत कितनी है आपकी नज़र में? आज की कीमत से तो ज्वाइन करोगे। वो 100 तो तब थी ना जब आप पहली बार लेके आए थे, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, यूज़ कर लिया, आपने टीवी को इस्तेमाल कर लिया आपने। आज मेरी टीवी की कीमत मेरी नज़र में 20,000 रुपये की है। इस टीवी की कीमत 35 का खरीदा था, 20,000 रुपये की है। अब मैं 20,000 रुपये से कंपेयर करूँगा कि 20,000 से मैंने ऊपर बेचा तो प्रॉफिट, 20,000 से नीचे बेचूंगा तो लॉस। तो यहाँ पे क्या है हमारा? लॉस। वो भी कितने का? तो यही पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बोलते हैं गेन, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेन। प्रॉफिट एंड लॉस। स्क्रीन पे देखो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन विल गिव मी बुक वैल्यू। पक्का ना? ऊपर ही पढ़ा है देखो। एंड सेल माइनस बुक वैल्यू विल गिव मी प्रॉफिट और लॉस। आंसर प्लस में आया तो प्रॉफिट, माइनस में आया तो लॉस। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। लिखना चालू करो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड, 2 टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन। कितने तरीके के डेप्रिसिएशन होते हैं? पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। SLM WDV, SLM WDV। वो तुम्हारे ऊपर कंसिस्टेंसी। SLM WDV, SLM WDV। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले SLM method, when percentage is not given, when percentage of depreciation is not given, when percentage not given, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं?
डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर यूजेज या लाइफ ऑफ फिक्स्ड असेट, लाइफ ऑफ फिक्स्ड असेट भी बोलते हैं, लाइफ ऑफ फिक्स्ड असेट भी बोलते हैं। अगर आप इधर देखें तो ओरिजिनल कॉस्ट के बारे में मैं आपको बुरी तरीके से पढ़ा चुका हूँ। स्क्रैप वैल्यू मतलब वो बिल्कुल जब बेकार हो जाता है, तो जब उसको बेचते हो तो भंगाड़े में बेचते हो ना, कबाड़ी वाला कितने रुपए में ले जाएगा उसकी वैल्यू बोला गया है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने साल आपकी लगता है कि ये कितने साल चलेगा। ठीक है ना, एक हर चीज़ की कीमत होती है। टीवी 10 साल से ऊपर नहीं चलते हैं एलईडी आज के टाइम में, 10-13, अगर 10 से ऊपर चल रहे तो आप क्या कहते हैं उसको, बेनिफिट में हो आपके वहाँ, वरना 10 साल के अंदर कुछ ना कुछ टीवियों में ख़राबी होना चालू हो जाती है। ठीक है ना, अगर आपके यहाँ गैस के हीटर हो, गैस के गीज़र्स होते हैं सबके घर पे, वही है या फिर वो वाला इलेक्ट्रिक वाला? मेरे घर पे इलेक्ट्रिक वाला नहीं है, क्योंकि डर लगता है कि करंट ना आ जाए, ऐसे मिथ हैं तो डर लगा रहता है। वो हाँ, अच्छा, उस एडवांटेजेस हैं दोनों के और डिसएडवांटेजेस भी हैं, पर गैस वाला इज़ लाइक ईजी टू यूज़ ना, उसको खोला और गर्म पानी आ गया, चाहे लाइट हो या ना हो, बट वहाँ पे तो लाइट की ज़रूरत है वगैरह ना। अब वो मौसम आ चुका है जहाँ पे आप लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। व्हाट इज़ बैलेंसिंग? आप एक बार गर्म पानी के टैप को खोलेंगे और एक बार फिर ठंडे पानी को टैप को खोलेंगे, फिर आप हाथ डालेंगे और कहेंगे नहीं अभी मज़ा नहीं आया, मैचिंग नहीं हुई। देन आप उसको थोड़ा कम करेंगे गर्म को, फिर ठंडे को ज़्यादा करेंगे, फिर कहेंगे नहीं, थोड़ा ऐसे ऐसे चलते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जब आपको संतुष्टि हो जाती है, वो मेरे साथ बहुत है। जैसी संतुष्टि हुई, बाढ़ में गई बाल्टी काट, नीचे नल के नीचे ऐसे करके बैठ गया, और वो पानी गिरता रहता है हल्का 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 हल्का। अगर आपने नहीं किया तो आज करके देखिएगा, अगर आपके पास गर्म पानी चालू हो गया, बड़ा मज़ा आता है। 1-1 घंटा में बर्बाद कर देता हूँ। बट गैस वाले गीज़र में इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है और आदमी फेंट हो जाता है ज़्यादा नहाने से। इलेक्ट्रिक वाले में कितना भी कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ when percentage of depreciation is not given, depreciation is equal to original cost minus scrap value number of year। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको SLM मेथड दे दिया, पर ये नहीं बोला कि डेप्रीशिएशन की परसेंटेज क्या है, परसेंटेज में आता है डेप्रीशिएशन, पर डेप्रीशिएशन की परसेंटेज नहीं दी, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला आपके सामने है, तो एक क्वेश्चन से आंसर निकाल के भी दिखा दो। मशीन कॉस्टिंग 50,000 was purchased, machine costing 50,000 was purchased, 50 टीन नहीं बोला, टी बोला है, टीन का डिब्बा नहीं बोला मैंने। 50,000 was purchased and spent 10,000 on the installation। 10,000 रुपये उसकी इंस्टॉलेशन में हमने पैसे लगाए। लाइफ ऑफ अ मशीन इज 6 years। स्क्रैप वैल्यू इज 9,000, वो 6,000। फाइंड आउट डेप्रीसिएशन। क्या 9? 9,000 इज एन आंसर। 9,000 इज एन आंसर। नहीं इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना, कॉपी में नहीं, इधर देखेंगे हम। अब तो मैंने ही पढ़ाया है, कुछ भी पीछे से नहीं है, फिर क्यों देखना पड़ रहा है इधर उधर। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इसकी मशीन की? ओरिजिनल कॉस्ट होती है क्या ऋषभ? 60,000। 50 प्लस 10 क्यों? मैंने अभी ऊपर ही बताया था। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है? सामान की वैल्यू प्लस उसके ऊपर जो खर्चा हुआ उसको जोड़ दो, तो कितने की वैल्यू हो गई?
खराब की वैल्यू कितनी है उसकी, कितने साल चलेगा, 54,000 डिवाइडेड बाय 6 विल गिव यू 9,000 डेप्रिसिएशन है, 9,000 डेप्रिसिएशन। ये हम नोट्स बना रहे हैं तो इसको पूरी पक्की तरीके से हम वैसे नहीं लिख सकते, कहीं पे भी हमें हिंदी का यूज़ करना हुआ अपनी लैंग्वेज में तो हम यूज़ कर सकते हैं, हमें किसी को दिखाना नहीं है, ये अपने समझ के लिए ध्यान रखिएगा। SLM जो 1 साल का जो निकल जाता है, आई रिपीट, SLM जो 1 साल का निकल जाता है हर साल का वो ही रहता है। ये डेप्रिसिएशन क्या है, ये 9,000 1 साल का डेप्रिसिएशन, तो 2 साल का दूसरी साल में कितना लगेगा 9,000, तीसरे साल में कितना लगेगा 9,000, समझे ना। अब मैं पूछूं 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 2 साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, समझ में आया। मैंने बोला फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बेटा 9,000, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो 9,000 जोड़ के 18,000 मत बोलना, लगेगा कितना 9,000, पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 18,000। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन इसी से है, प्लीज़ लिखें, इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूशन है। फाइंड आउट बुक वैल्यू आफ्टर 4 ईयर, फाइंड आउट बुक वैल्यू आफ्टर 4 ईयर, फाइंड आउट बुक वैल्यू आफ्टर 4 ईयर। चलिए बेटा स्क्रीन पे देखते हैं। मुझे किसी ने बताया कि ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो बुक वैल्यू आती है। अब स्क्रीन पे देखना, पहले बहुत छोटे लेवल पे समझाऊंगा, फिर बढ़िया तरीके से आसान तरीका। तो कितने का सामान है बेटा, पहली ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया तो कितना हुआ, डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, कौन सी ईयर का, सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर कितना आ गया बेटा, 8 होगा ना, 45। डेप्रिसिएशन तीसरी साल का करा तो बेटा कितना बचा, फिर चौथी साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया तो कितना बचा, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो जो भी साल की बुक वैल्यू चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ये बुक वैल्यू है कौन सी ईयर की, सॉरी 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 सॉरी, और फिर कितना है, 42, फिर 24, ठीक है ना 24। अब आपको बात समझ में आई। बट कोई होशियार बच्चा होता तो ऐसे नहीं करता, वो ऐसे करता, उसको मालूम है जब सेम ही डेप्रिसिएशन है और 4 साल का लगाना है तो 9,000 इंटू 4 करता, वो कितना हो गया 36,000, और 60,000 में से 36,000 माइनस कर दे तो कितना आंसर आता बेटा। अब आप अपना लेवल देख लें, आप ये वाला लेवल लेना चाहते हैं या वो लेवल, सबके निकलेंगे निकलेंगे उसको जो यहाँ पे खड़ा रहेगा, ठीक है ना। व्हेन डेप्रिसिएशन, इसी में SLM में आता है, व्हेन परसेंटेज इज गिवन। अब परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज गिवन है, व्हेन परसेंटेज गिवन। पहला, फॉर फुल ईयर, अगर पूरी साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, आधी साल 6 महीने 8 महीने 9 महीने का भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, बट अगर पूरी साल का डेप्रिसिएशन निकालना है तो एक ही फॉर्मूला है, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। रेट मतलब परसेंटेज,
रेट मतलब परसेंटेज, 10%, 20%, 30%, जो भी होगी। फॉर मंथ बेसिस पे, मंथली अगर हो मतलब 6 महीने का निकालना, 7 महीने का निकालना, तो ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12, इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12, अगर मंथ बेसिस पे, अगर मंथ बेसिस पे, ठीक है ना। ध्यान रखना पूरे डेप्रिसिएशन में ईयर जो एंड करवाऊंगा वो फाइनेंशियल ईयर ही करवाऊंगा, 31 मार्च, 31 मार्च। तो बार बार अपने आप में सब बोलना कि भैया दिसंबर में ख़त्म हो गया, मार्च में। जब तक दिसंबर बोलूँ नहीं तब तक मार्च ही मान के चलना, जब तक दिसंबर बोलूँ नहीं तब तक क्या मान के चलना, मार्च। एक क्वेश्चन करके दिखाओ इसी से छोटा सा रिलेटेड। यस, मैं करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। अ मशीन कॉस्टिंग 30,000 was purchased on 1st April 2020. SLM method, 5% depreciation. Find out depreciation for the year ended, ऊपर ईयर कौन सी दी थी, 1 अप्रैल 21, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ। क्या लगता है इसमें कौन सा लगेगा, फुल ईयर या मंथली? कब खरीदी थी मशीन और साल कब खत्म हो रही है, मार्च को। हाथों पे काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या हो गया, मार्च। पूरे 12 महीने, जब 12 महीने होते तो पूरी साल होती है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट डिवाइड बाय 100। ओरिजिनल कॉस्ट हमारी 30,000 है, रेट हमारा 5% है, 30,000 का 5%, हाँ 1,500 रुपये। 30,000 का 5% कितना होता है, कैसे देखो, इधर देखो, किसी को नहीं आता तो देखो, 30,000 का 5%, 0 से 0 चले गए, 300 इंटू 5 किया बेटा तो 1,500 आ गया। डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 1 साल का डेप्रिसिएशन 1,500 है, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 4 साल की डेप्रिसिएशन के बाद बुक वैल्यू कितनी होगी, 30,000 में तो 6,000 गए तो 24, 30,000 में तो 6,000 गए तो 24। आया समझ में, नहीं आया, ये तेजी से आया, नहीं आया, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें डेट चेंज कर दो। 1 जुलाई 2020 को परचेज करी थी, 1 जुलाई 2020 को परचेज करी थी, सेम क्वेश्चन है। वो ख़त्म तो 21 को ही होगी, 1 साल पूरी। अब चेक कर लो पूरे 12 महीने तक चली है मशीन या नहीं चली, नहीं चली तो मंथली बेसिस का लगाएंगे। तीस 30,000 का 5% कितने महीने के लिए निकालेंगे बेटा हम लोग, ये जुलाई से लगा के, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9, तो 9/12, 9/12, तो आंसर आया 1125, 1125। स्क्रीन पे देखें दोबारा से,
30,000 का 5% 9 मंथ्स के लिए, ये 0 से ये 0 चला गया, ये 3 टाइम चला गया, ये 4 टाइम चला गया, और इसको सॉल्व किया तो 1125 इज एन आंसर। 1125 इज एन आंसर। 1125 इज एन आंसर। समझ में आ गया? SLM मेथड अच्छे से समझ में आ गया? लिखना चालू करें WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जब परसेंटेज दी गई होती है तो WDV में कैसे होता है? WDV में थोड़ा सा चक्कर अलग हो जाता है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाता है? 2। कैसे? पहली ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर फॉर्मूला रहेगा मंथली, वो ईयरली और मंथली, पूरी साल या फिर मंथ वाइज अगर लगाओगे तो क्या फॉर्मूला रहेगा ये चेक करें। ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100, और इसका फॉर्मूला रहेगा ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। भैया सेम है, बिल्कुल सेम है, इसीलिए बोला ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पर अगर आप सेकेंड ईयर से चालू करोगे, फॉर सेकेंड ईयर या फिर अगली कोई भी ईयर आती जाए, फॉर सेकेंड एंड नेक्स्ट ईयर्स, आगे की ईयर्स के बारे में देखा जाए तो ईयरली के लिए लगेगा, अगर ईयरली निकाल ले, पूरी साल का निकाल ले हो, रिड्यूसिंग वैल्यू या फिर बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं, इनटू रेट अपॉन 100, और मंथली पे लगेगा रिड्यूसिंग वैल्यू या फिर बुक वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है? अब ये होता क्या है पहले समझते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? थोड़ा सा आप समझे इसको? इस स्क्रीन पे देखिए, मैंने 2 पार्ट में ना ये डिवाइड कर दिया। एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, और एक मशीन खरीदी मैंने 1 लाख रुपए की। एक पे चलाया मैंने SLM 10% और एक पे चलाया मैंने WDV 10%। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा प्लीज़ मेरे पास। SLM मेथड पे ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है डेप्रिसिएशन, WDV पे पहली साल पे तो लगता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, फिर लगता है बुक वैल्यू पे। भैया मेरी समझ में नहीं आया, मैंने कहा लो इधर समझो। इसका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1 लाख का 10%, 10,000। कितनी बुक वैल्यू बची? ये ओरिजिनल कॉस्ट है ना, ये डेप्रिसिएशन है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन क्या निकल के आती है? पक्का ना? इधर भी कितना निकलेगा WDV का? पहली ईयर का मैंने फॉर्मूला क्या था? पहली ईयर का फॉर्मूला क्या है? पूरी साल का ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100। ये भी कितना निकलेगा? यानी फर्स्ट ईयर में WDV और SLM दोनों सेम होंगे। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना हो गया बेटा? ये बुक वैल्यू। क्लियर बेटा? SLM तो बोलता है कि भाई मेरे को चाहे कोई सी भी ईयर हो, मैं तो निकलूंगा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख का 10% क्या होता है? अगले साल भी कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? कितना हो गया? सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन। WDV बोलता है पहली साल निकलूंगा ओरिजिनल कॉस्ट पे, दूसरी साल से निकलूंगा बुक वैल्यू पे। अब दूसरी साल का डेप्रिसिएशन इसमें किस पे निकलेगा? 1 लाख पे या 90,000 पे? 90,000 का 10%। आ गया चेंज? आ गया? तीसरी साल का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा इसका? क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालने हम लोग। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। कितना हो गया? और इस पे कितना निकलेगा? 810 72900।
ठीक है ना। ऐसी कंटिन्यूएशन में 4 5 6 साल चलता रहेगा। WDB और SLM मेथड में समझ में आया। मतलब मुझे ये बताओ किस में वैल्यू जीरो हो जाएगी, किस में वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। WDB में कभी भी जीरो वैल्यू नहीं होगी, SLM में 10 साल बाद जीरो हो जाएगी। ये 10 साल बाद भी इसकी वैल्यू बहुत अजीब सी निकलती चलेगी, पॉइंट में आ गई होगी, पर जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं होगी। आर यू विद मी? समझ में आ गया? SLM और WDB मेथड में, SLM में तो ओरिजिनल कॉस्ट था, इसीलिए मैंने उसके 2 ही फॉर्मूले लगाए, मंथली, ईयरली और मंथली। यहाँ पे फुल ईयर मंथली, पर रिटन डाउन वैल्यू में पहली साल का अलग फॉर्मूला है, दूसरी साल का अलग फॉर्मूला है। लास्ट क्वेश्चन करें एंड जा सकते हैं फिर। लिखना चालू करें बेटा। कंपनी मशीन परचेज ऑफ ₹20,000 on 1st October 2020 15% WDB. Find out depreciation of year ended 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। 2 ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाएं। ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आपको बताया था फर्स्ट ईयर है, आपको चेक करना है ईयरली या मंथली। क्वेश्चन में पता लगा 6 महीने का लगना है तो मंथली लगाएंगे। ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बेटा? 20,000, 15%, 6 महीने के लिए 1,500 रुपये। सेकेंड ईयर में अब चेक करना ईयरली लगेगा या मंथली। वो ईयरली लगेगा क्योंकि पूरी साल चली है, पूरी साल चला है, ठीक है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल हो गया। तो उसमें बुक वैल्यू कितनी होगी? 20,000 में से 1,500 माइनस कर दो, 18,500। तो बुक वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100, आंसर कितना आएगा बेटा? 18,500 इंटू 15%। कितना आ गया? 185 इंटू 15 कितना आया? 2755। समझ में आ गया बेटा? नहीं आया है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।